हेलो। आज हम बात करने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले हमने 1813 का चार्टर अधिनियम कर लिया था। उसमें सारी महत्वपूर्ण बातें हमने जान ली थी कि क्या हो रहा था 1813 के अधिनियम में। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ। शुरुआत में यहाँ पर थोड़ी कठिनाई हो गई थी, जहाँ पर विद्रोह हुआ था। यहाँ पर विद्रोह हो जाता है क्योंकि नेपोलियन जो यूरोप में घेराबंदी कर देता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो इंटरनल व्यापारी हैं वो बोलते हैं कि हमें भी व्यापार करना है, जिस वजह से मांगे उठ रही थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो पादरी लोग की मिशनरीज होती है वो बोल रहे थे कि हमें भी भारत में जाना है धर्म का प्रचार करने। इसी सीरीज़ में आगे आज हम बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में, जो आया था 23 अगस्त 1833 को। और बात करते हैं इस अधिनियम में आगे। अब यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा और होने वाली हैं पहले वाले एक्ट से ज़्यादा, क्योंकि उस समय विद्रोह हो गया था और बात मान ली गई थी कि कंपनी 20 वर्षों के लिए आगे रूल करेगी। अब यहाँ पर कठिनाई इस बात की आने वाली थी कि अब 20 वर्ष के लिए अधिकार जो देना है, अब क्या कारण ऐसा बनेगा, इतना आसान नहीं हो रहा था अब लेना, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर उदारवादी, मानवतावादी और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हो गए थे जिसमें दास प्रथा का अंत हो चुका था, दास व्यापार का अंत हो चुका था, प्रेस स्वतंत्रता आ चुकी थी, रिफॉर्म एक्ट वगैरह सब इस समय से हो रहे थे। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि इतना आसान नहीं होगा इस वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए आगे लेना। तो इस समय क्या करा जाए ऐसा। तो यहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है और यहाँ पर बहस हो जाती है दो बहुत बड़े यूरोप में ही, जो इंग्लैंड में हैं, बकिंगम और मैकाले के बीच में। अब क्यों होती है, कैसे होती है, इसका स्वरूप मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊँगा, जिसमें आपको मैं सुधारवादी नेताओं का नाम मैं बताना चाहूँगा। उस समय बहुत ज़्यादा सुधारवादी नेता हो चुके थे, बहुत सारे यहाँ पर जो मानव अधिकार की बात करते हैं, और बहुत सारे ही उस समय यहाँ पर ऐसे नेता हो चुके थे जो प्रेस की बात कर रहे थे, प्रेस स्वतंत्रता भी आ चुकी थी। तो इसलिए अब यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर तीन जो बहुत इम्पोर्टेंट नेता में अगर मैं बात करूँ तो ग्रे, जेम्स और मैकाले। जो ग्रे हैं वो एक नेता के रूप में आप उन्हें जानते हैं, और जो जेम्स हैं, जेम्स मिल, उन्होंने आप ये बैथम के शिष्य हैं और इंडियन हाउस के अधिकारी हैं। ये बैथम के शिष्य के साथ साथ इंडियन हाउस के अधिकारी हैं। उसके बाद अगर मैं तीसरों की बात करूं, जो तीसरे हैं मैकाले। मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1853 के अधिनियम में भी बात होगी इनकी, और इन्होंने ही जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड इन्होंने लिखा है 60 में, पूरा कंप्लीट कर दिया था 1860। ये क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बताया था ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होता है, 6 सदस्य होते हैं, राज्य सचिव, वित्त सचिव होते हैं उसमें। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के ये सचिव हैं, और ये मैकाले यहाँ पर बैठे हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, जो यहाँ पर बात छिड़ रही थी कि बहस होगी क्यों, क्योंकि जो सुधारवादी नेताएं थे, जो सुधारवादी नेता थे, उन्होंने ये कहा कि कंपनी व्यापारिक संख्या और शासनिक संख्या दोनों नहीं कर सकती, यह गलत है। इसका मतलब ये था कि जो कंपनी है वो व्यापारिक जो संस्था है, एक व्यापारिक संस्था को और शासनिक जो संस्था है वो दोनों एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक टाइम के लिए व्यापार ही कर सकती है या शासक ही कर सकती है। दोनों एक साथ करना बहुत ज़्यादा गलत होगा इस समय के लिए। ये बात रखी गई थी सुधारवादी नेताओं के तौर पे। सुधारवादी नेताओं में मैंने ग्रे, जेम्स और मैकाले की बात आपको बताई है। और यहाँ पर मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाले इंडियन पैनल कोड को लिखने वाले, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 1853 के अधिनियम में भी आगे आएंगे। इसके बाद बहस शुरू होती है। वहाँ पर जाने माने जो एक व्यक्ति हैं, इंग्लैंड में ही हैं, जिनका नाम है बकिंगम। बकिंगम ने पक्ष रखा कि भारत जैसे महान देश में, जहाँ इंग्लैंड से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ हमसे अच्छा शासन है, हमसे ज़्यादा सैनिक हैं, हमसे बड़ा देश है, ऐसे में एक कंपनी शासन करे ये गलत बात है। अब ये कंपनी जो शासन करे ये गलत बात है, क्योंकि ये जो बहस है ये रखी गई है बकिंगम द्वारा। जो वहाँ पर जो काउंसिल बना है इस बात के लिए, वहाँ पर उसमें ये पॉइंट रखा गया बकिंगम द्वारा। और जब ये संसद में पॉइंट रखा गया बकिंगम द्वारा, तो इससे सारा ही बात पलट गई। और इसके जो सपोर्ट में आएंगे, इस बात को जो काटेंगे, उनका नाम है मैकाले। मैकाले मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बकिंगम का कहना ऐसा है कि ये जो देश है, जो भारत है, वहाँ पर आप कैसे रूल कर सकते हैं कि एक कंपनी द्वारा। इतना बड़ा महान देश है, जनसंख्या में हमसे ज़्यादा है, हमसे अच्छा शासन प्रशासन है, ऐसे इतने बड़े महान देश में आप एक कंपनी द्वारा शासन करना चाहते हैं, क्या ये सही होगा। बकिंगम ने राय दी कि जो एक इंग्लैंड की संसद एक
कौंसिल को बनाए, जो इंग्लैंड है उसमें एक कौंसिल को बनाया जाए और उस कौंसिल में कुछ भारतीय भी होने चाहिए ताकि मामलों से अच्छे से समझ सके। ये बात रखी है बकिंघम ने। बकिंघम इस बात को रखना चाहते हैं और ये बात उन्होंने रखी भी है बहुत अच्छी तरीके। अब इन्हीं सारे पॉइंटों के बीच में मैकाले क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो ये बकिंघम का मानना था कि इतना बड़ा जो देश है, इतना अच्छा शासन प्रशासन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ऐसे इतने बड़े देश में आप एक कंपनी के द्वारा शासन करना चाहते हैं। एक भारतीयों को भी काउंसिल में लाइए और उनसे भी समझिए कि क्या मामला है। इस बात को काटने के लिए आ जाते हैं मैकाले। मैकाले ने बताया कि कहाँ इंग्लैंड संसद को भारत के बारे में कुछ नहीं पता। मैकाले का कहना ये था, जो इंग्लैंड संसद में जो भारत के बारे में आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, वहाँ के बारे में आपको पता क्या है, वहाँ का धर्म आप जानते हो क्या? यही बात कह रहे थे मैकाले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ 200 साल से शासन किया। इनको वहाँ के बारे में, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन करा है उसके पक्ष में बोल रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर दाव रखा कि इतनी बड़ी कंपनी को आप कैसे वहाँ कर सकते हैं। अब इनका ये बोलना है कि इतने जो सालों से वो शासन कर रहे हैं उनके वहाँ के बारे में, वहाँ का सभ्यता के बारे में, वहाँ का जो व्यवहार है, वहाँ के राजाओं के बारे में, वहाँ के सब कुछ जो है वो यहाँ जो हम बैठे हैं संसद में हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो जानते हैं कि किस तरीके से कब युद्ध लड़ना है, कब वहाँ पर संधियाँ करनी है और कहाँ से व्यापार अच्छा करना है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे अच्छा अगर कोई जानता है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। मैकाले ने इंग्लैंड की जनता से कहा, वहाँ प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, किसी को पता भी नहीं। इतनी बड़ी बात रख दी है मैकाले ने। मैकाले ने साफ तौर से पूछा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि संसद द्वारा आप शासन लाना चाहते हैं, आप ये बताइए वहाँ प्लासी और बक्सर जैसे इतने महान युद्ध हुए हैं, आपको वहाँ के बारे में पता भी नहीं। और एक व्यक्ति को मार जाए, अगर कोई व्यक्ति, या मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात कही है उन्होंने कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी हो जाता है तो बवाल हो जाता है, और कंपनी वहाँ पर इतना बड़ा काम कर रही है किसी को पता नहीं, तो कंपनी के शासन को वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्लासी बक्सर जैसे महान युद्ध लड़े हैं। और मेन जो पॉइंट उन्होंने बोला कि 200 साल तक उन्होंने वहाँ पर राज करा है, उनको वहाँ के धर्म के बारे में पता है, वहाँ के जाति के बारे में पता है, वहाँ पर राजाओं के बारे में पता है, वहाँ की कूटनीतिक जो सारी पॉलिटिक जो चलती है उसके बारे में पता है, राजाओं से मित्रता कैसे करनी है इसके बारे में पता है। ये सारी बातें जब मैकाले ने रख दी तो अब ये आखिर में फैसला हुआ कि जो 20 वर्ष का अधिकार है उसे फिर से कायम रख दिया जाएगा 1833 के अधिनियम में। जी हाँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि 1853 के अधिनियम में तो ख़त्म हो जाएगा, पर यहाँ पर इससे पहले कोशिश क्या करी जा रही थी बकिंघम द्वारा कि आप ऐसे मत करिए, आप वहाँ पर हटा दीजिए कंपनी को। पर मैकाले के इतने खतरनाक पॉइंट को देखते हुए साफ तौर से कहा गया कि 20 वर्ष के लिए अधिकार को ला दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट में लाए हैं 1833 के अधिनियम में। बहुत अच्छे से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इस जानकारी के साथ आप कोई सा भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर मार सकते हैं। इससे पहले हमारे चैनल एजुकेशन मानिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगती है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, पहला पॉइंट है 20 वर्ष के लिए अधिकार को बनाए रखा। सारी जो बहस चल रही थी वो इसी बात के लिए तो चल रही थी, तो याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा कि 1833 के अधिनियम में 20 वर्ष का अधिकार बनाए रखा। ठीक है। दूसरा, एक और यहाँ पर एक काम हुआ, चीन का व्यापार को बंद कर दिया गया। इससे पहले के अधिनियम में दो अगर जो इंपॉर्टेंट बात हैं, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा गया था। जो इंटरनल आ रहे थे, इंटरनल मतलब जो इंटरनल बिजनेसमैन आए थे व्यापार करने, पूरी तरीके से व्यापार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है वो अभी तक चल रही है चीन के व्यापार और चाय के व्यापार के साथ। 1813 के अधिनियम में ये पॉइंट पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर आप आएंगे तो डिविडेंड रेट, जो डिविडेंड रेट है वो 10.5% कर दिया गया। अब एक और काम यहाँ पर हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो शासन है उसे कम कर दिया गया, अधिकार जो है उसे लेस कर दिया गया। मतलब मैं आपको इस पॉइंट को बताता हूँ, अब पूरी तौर से ये जो 20 वर्ष का अधिकार है इसे ख़त्म नहीं कर पाए, तो एक इन्होंने क्या करा कि थोड़ा सा उसका प्रभाव को कम कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन अधिकार है उसको कम कर दिया गया। इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा था, तो जो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो पिछली बार बात क्या हो रही थी, ईसाई पादरी मिशनरी क्या बोल रही थी, हमें जाना है, हमें धर्म का प्रचार करना है, हमें भारत जाना है। अब इसमें कहा कि भारत आप आइए,
इंग्लैंड के व्यापारियों को क्या करना पड़ रहा था, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट से परमिशन लेनी पड़ रही थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट अगर यहाँ पर मना करता है तो कोर्ट ऑफ कंट्रोलर के पास आप जा सकते हैं और परमिशन आपको मिल जाएगी। लाइसेंस ही बंद कर दिया, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिना लाइसेंस के आ सकते थे। अब यहाँ आप आइए, व्यापार करिए, कोई टेंशन नहीं है, बिना लाइसेंस के आने की अनुमति मिल गई। अब अंग्रेज़ों को एक थोड़ा छूट गई कि आप कहीं पे भी ज़मीन ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो यहाँ पर तक चल रही थी। और इस जो अधिनियम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आने वाला है वो है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण यहाँ पर हो चुका था। केंद्रीयकरण का मतलब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, जो मेन है 1833 के अधिनियम में अगर आप उठा के देखोगे तो केंद्रीयकरण सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल पावर डिवीज़न, यहाँ पर केंद्र ही अलग हो गया। मतलब क्या है इसका, केंद्र और प्रांत दोनों अलग हो गए। केंद्र से मेरा मतलब है बंगाल से, प्रांत से मेरा मतलब है मद्रास, यहाँ पर उनका बम्बई है। बम्बई के अलावा वहाँ पर वो मसूलीपट्टनम वगैरह, मद्रास में तो पूरा घेरा ही डाल रखा है, सूरत बम्बई ये वगैरह में वो हैं। तो ये प्रांत के रूप में आ गए और सेंट्रल पावर हो गई आपकी कौन सी, बंगाल। आज की डेट में अगर आप दिल्ली को समझ लिए सेंट्रल पावर और अदर स्टेट आप क्या समझ सकते हैं कि प्रांत के रूप में आ चुके हैं। तो यही काम हो गया, केंद्र सरकार अलग हो गई और प्रांतीय सरकार अलग हो गई। अब भाई केंद्र सरकार अलग होगी, आप किसी को हमारे देश में आप चुनते हैं, केंद्र में अभी बैठे हैं मोदी साहब, अगर आप उनको चुन के ला रहे हैं तो केंद्र की पावर ज़्यादा है राज्यों से, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर सेम हुआ, केंद्र की पावर को वृद्धि मिली और प्रांतीय पावर थोड़ा घट गई। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब पहली बार उसे भारत का गवर्नर जनरल बोले जाने लगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोले जाने लगा। अब इस अधिनियम में जब ये बात रखाई गई कि केंद्रीयकरण हो गया, केंद्र सरकार अलग, प्रांत सरकार अलग, तो अब इन बातों को रखने के बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोले जाने लगा किसको, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्योंकि बंगाल क्या है, सेंटर है, सेंटर मतलब है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का ऊंचा पद, ऊंचा पद तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल। सिर्फ पंजाब को हटाकर पूरे भारत का था, क्योंकि पंजाब उस समय आधिपत्य में नहीं था, जिससे ब्रिटिश वहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल है, उनका नाम है विलियम बेंटिक। अब इन विलियम बेंटिक के क्या आ गया कि सैनिक असैनिक मामले अब सारे विलियम बेंटिक संभालेंगे। इनके अलावा मैंने जब आपको एक बात बताई कि जब केंद्र बढ़ गया तो प्रांत घट गया, तो सिंपल सी बात है, अगला पॉइंट क्या होगा कि केंद्र सरकार जो है अब उसमें गवर्नर जनरल है, बिना गवर्नर जनरल की सलाह लिए प्रांत कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, प्रांत की तो शक्ति कम हो रही है और गवर्नर जनरल की वृद्धि हो रही है। गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ना मतलब केंद्र सरकार की वृद्धि होना। तो केंद्र सरकार की जब वृद्धि हो गई, यहाँ गवर्नर जनरल की वृद्धि होगी, तो गवर्नर जनरल को आपको किसी की बात से, किसी की भी कुछ करना है तो अनुमति तो लेनी पड़ेगी, तो बिना सलाह के आप कुछ नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट जो अब आपको फैक्ट यहाँ पर पता चलता है, उस फैक्ट में आप इतना याद रख दीजिए कि गवर्नर जनरल पूरे भारत का, ये आ गया है, ये पूरा मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा। अब गवर्नर जनरल यहाँ पर क्या हुआ कि लॉ जब बनाया गया, अब एक बात रखी गई, भाई कानून आप बनाइए। गवर्नर जनरल को एक और कार्यभार संभाला गया कि आप कानून बनाइए। इसी का देखा जाएगा 1800 जो 53 का अधिनियम है, उसमें एलजी आ जाएगा। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर आने की बात ही क्यों है, क्योंकि गवर्नर जनरल कर क्या रहा है, पूरे भारत का हो गया ना, बंगाल का नहीं है, पूरे भारत का है। भारत का बोले तो यहाँ पर उनका जो जितने भी क्षेत्र हैं उनमें विविध क्षेत्रों में पूरा है, पूरा शासन प्रशासन चल रहा है। उस शासन प्रशासन में यहाँ पर अब यही बात है कि कानून बनाने के लिए बोला गया। अब जब कानून बनाने के लिए बोल दिया गया है, ये भार जब रख दिया गया है उनके ऊपर, तो मैं क्या बता रहा था, 1813 के अधिनियम में क्या हुआ कि इसी के लिए एलजी आया। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि बंगाल खाली हो चुका था। अब बंगाल सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर मतलब गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बैठता है बंगाल में, उसको पूरे भारत का मामला देखना है। तो बंगाल जो है, बंगाल तो खाली पड़ गया ना, अब बंगाल में क्या होगा, बंगाल के लिए एलजी ला देंगे, वो अगला अधिनियम की बात है, उसको आप छोड़िए। अब कानून बनाने के लिए बोल दिया गया किसको, यहाँ पर गवर्नर जनरल को। अब गवर्नर जनरल कानून कैसे बनाए, अब एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है मैकाले। गवर्नर गवर्नर जनरल प्लस सदस्य पहले कितने थे, 3 थे, अब मैकाले को जोड़ दिया जाएगा और सदस्य हो जाएंगे 4। किस तरीके से जोड़ दिया जाएगा, इसकी बात आपको मैं बताता हूँ। जब हमने पढ़ा था यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो हमने अधिनियम पढ़ा था, उसमें हो क्या रहा था, उसमें यही तो हुआ था कि जो 4 सदस्य बारवेल, फ्रांसिस, मार्वेल और फिलिप्स, ये क्या कर रहे थे, ये ऐसा कर रहे थे कि गुट बना दिए थे, बारवेल को छोड़ के सारों ने गुट बना दिया था। जो गुट इन्होंने बनाया था उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी और निर्वाचन क्षेत्र की प्रॉब्लम हो रही थी।
धारा 9 का यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। इसी के रूप में देखते हुए क्या हुआ कि एक वित्त सदस्य को ला दिया गया जिनका नाम है मैकाले। मैकाले ने सपोर्ट करा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसी को यहाँ पर चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल का सदस्य बनाया गया। तो देखिए अब 1800 पिट्स इंडिया एक्ट में विभाजन हुआ है सदस्यों का, और वापस से उनको भर दिया है कौन से अधिनियम में, 1833 के अधिनियम में। और इसी अधिनियम में भरते, और एक बात हमेशा याद रखिए, जो ये वित्त सदस्य से जुड़ा है मैकाले, इसकी जो नियुक्ति करेगा वो सम्राट करेगा, मतलब डायरेक्ट सम्राट द्वारा चुना जाएगा, सम्राट द्वारा हटाया जाएगा। अब कानून बनाने के लिए बोल दिया गया। अब भारतीय प्रथाएं, नियम, रीति रिवाज को देखते हुए कानून बनाए जा रहे थे। गवर्नर जनरल की जो परिषद है, अगर वो कानून बनाएगी तो उसको जांचने के लिए एक कमेटी तो बनानी पड़ेगी। अगर कोई कानून बनाया है वो सही है या गलत, उसको जांचने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर अब आता है भारतीय विधि आयोग। ये भारतीय विधि आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। ये बाद में बदल जाएगा इंग्लिश लॉ कमीशन में, और इंग्लिश लॉ कमीशन में जो 8 के 8 लोग हैं वो अंग्रेज होंगे, और इसी का विद्रोह भी होगा। और यही बहुत ख़राब था 1853 के अधिनियम में, क्योंकि भारतीय विधि आयोग को बदलना किस में, इंग्लिश लॉ कमीशन में। तो अब यहाँ पर उनको अब कोई भी गवर्नर जनरल परिषद कानून बनाएगा, न्यायालय प्लस पुलिस का किसी के मामले में कुछ होगा, न्यायालय अगर कुछ यहाँ पर न्याय करता है किसी पक्ष विपक्ष में, पुलिस कुछ न्याय करती है या कुछ कारण कुछ बात करती है, उसकी जांच के लिए भारतीय विधि आयोग आया, भारतीय विधि आयोग आया। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि पैनल कोड जो लेख है वो मैकाले ने 1837 में लिखना शुरू हुआ था और 1860 में लागू हो गया था, आईपीसी। इसकी वजह से मैंने आपको एक बहुत बात बताई थी कि प्रांत की शक्ति कम कर दिया गया। तो बात सिंपल सी है भाई, सेंटर बढ़ेगा तो प्रांत कम होगा। अभी समझिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझिए इसको। प्रांत अगर कानून बनाना चाहता है तो एक प्रारूप बता दे और गवर्नर जनरल को भेज दे। यही बात है कि अगर प्रांत कुछ करना चाहता है, कुछ लॉ बनाना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है तो सलाह करे। अब यहाँ पर क्या बोला कि अगर कोई कानून बनाना चाहता है तो एक प्रारूप, मतलब उसका क्या बनाना चाहता है उसका प्रारूप बनाकर गवर्नर जनरल को भेज दे। दूसरा यहाँ पर बात क्या हुआ कि वित्तीय मामलों पर प्रांत कुछ नहीं कर सकता। वित्तीय जो मामले हैं उससे प्रांत को अलग रख दिया गया। प्रांत ना ही नए वेतन पद भत्ते कुछ बदल नहीं सकता। जो वेतन पद भत्ते हमने एक बार सेलेक्ट कर दिए गवर्नर जनरल ने, उसको बदलने की ताकत अब प्रांत के पास नहीं रही। उसके अलावा भारत की सारी कुप्रथाएं बंद कर दी गई, जैसे सती प्रथा वगैरह। यहाँ पर बेंटिंग और राजा राम मोहन राय, इनका बहुत अच्छा गठबंधन था, जिस वजह से कुप्रथाओं को यहाँ पर हटा दिया गया। सती प्रथा एक एग्जाम्पल है इसी अधिनियम का, हटा दिया गया। और बहुत अच्छे अधिनियम के रूप में जाना जाता है ये, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएँ भी हैं। और बंगाल में एक डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कर दी। डिप्टी गवर्नर की यहाँ पर ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि बंगाल का गवर्नर तो बिजी है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है अब। तो डिप्टी गवर्नर बन जाएगा और उसके बाद एलजी बन जाएगा, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएगा बाद में। विशेषताएं अगर मैं बात करूं तो बिना भेदभावों के नौकरी, धर्म और स्थान, वंश, रंग, जाति, इन सबको छोड़कर अगर देखा जाए तो सारी नौकरियां मिल जाएगी। नौकरी के लिए आपको कोई जन्म की पे टोकेगा नहीं, स्थान के बारे में पूछेगा नहीं, वंश के बारे में पूछेगा नहीं, रंग के बारे में पूछेगा नहीं, जाति के बारे में पूछेगा नहीं, बिना भेदभाव के नौकरी मिलेगी। दास प्रथा बंद हो चुकी है, दास व्यापार भी बंद हो चुका है। इसके अलावा बिशप क्या था, जो मिशनरी आई थी, जो पादरी लोग आए थे, उन्होंने अपने हेड बना दिया कलकत्ता को। कलकत्ता हेड बन गया, बम्बई मद्रास कलकत्ता हेड मतलब फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में। यहाँ पर सुल्तानती में बनाया था ना, 1702 में उसका निर्माण हो गया था कलकत्ता में। तो उसको हेड बना दिया गया। यहाँ पर चार्ल्स आयर इसके प्रथम जो प्रेसिडेंट हैं, वो कलकत्ता फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है चार्ल्स आयर को। उसके अलावा एक लोक सेवक के लिए परीक्षण के लिए हैदरबरी में कॉलेज खोल दिया गया। जो परीक्षण के लिए लोक सेवक जो आ रहे हैं उनके लिए हैदरबरी का कॉलेज खोला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आप यहाँ पर बार बार बोल देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नाम जो पूरा रखा गया वो 1833 के अधिनियम में रखा गया। उससे पहले जो नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। बहुत सारे नाम, बहुत सारी कंपनीज और आई थी जो इंटरनल बिजनेस के लिए आए थे, जैसे न्यू मर्चेंट्स है, द गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ऐसे टाइप की बहुत सारी आई थी। और बाद में वो संपूर्ण रूप से 1708 में पूरा एक ही विस्तार बन जाती है और जिसका नाम हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में 1833 का अधिनियम में नाम रखा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है सेक्शन 87 इस अधिनियम में है, जिसकी वजह से विवाद होगा 1813 का अधिनियम। सेक्शन 87 पता है तो 1813 का अधिनियम आसानी हो जाएगी समझने में। भारतीयों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया गया, उनको बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए छूट दी गई, और भारत से बाहर इंग्लैंड में भी जाने के लिए परीक्षा के लिए बोला गया। और भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से करा गया और बोला गया कि ऊंचे पद में रखा जाएगा। ये नोट करिए, ऊंचे पद में रखा जाएगा भारतीयों को उसके बाद। और इसी अधिनियम का
जो है कारण वो है 1813 का अधिनियम, क्योंकि ऊंचे पद में नहीं रखा जा रहा था। बहुत सारे गोरे काले का भेद हो रहा था यहाँ पर, भारतीयों का उच्च पद पर नहीं रखा जाना, तो ये बहुत सारा जो हो रहा था, इसी के लिए सारा 1813 का अधिनियम जिम्मेदार हो जाता है। और आज ख़त्म होता है हमारा 1833 का अधिनियम, जिसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट केंद्रीयकरण आपने समझा, यहाँ पर बंगाल विक्षोभ वगैरह आपने समझा, और आपने बहुत सारा समझा कि मैकाले किस तरीके से विवाद कर रहा था, बकिंघम किस तरीके से विवाद कर रहा था। तो अगला अधिनियम के साथ हम प्रस्तुत होंगे आपके सामने बहुत जल्दी। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें बताएं कि कमेंट में कैसा आपको लग रहा है ये अधिनियम की पूरी सीरीज़। यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट करें कि ये जो पूरा जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि भारतीय विधि आयोग बनाया गया, जो मैंने आपको बता दिया 1800, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया एक ही उसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1833 का अधिनियम, यहाँ पर ये पूरा वित्तीय मामलों पर यहाँ पर, और ये बिना भेदभाव के मिलने लग गया। ये क्या है विशेषताएं? दास प्रथा बंधन देवबंद हो गया, कलकत्ता को हेड बना दिया गया, हैरबरी कॉलेज नाम रखा गया, और सेक्शन 87 लास्ट में। आप एक और बार अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट में आप फिर से देख सकते हैं। सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। अगले अधिनियम 1853 के अधिनियम के सामने आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।